इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन जो है दुख है, इस विचारधारा के ऊपर। लाइफ इज सफरिंग। आपने इस फ्रेज को, इस कोट को काफ़ी बार सुना होगा। और आज का टाइम तो यूट्यूब का है, इंटरनेट का है, और बहुत सारे लोग इस बात को, इस विचारधारा को जो है प्रमोट करते हैं। इससे होता क्या है, जो उनको सुनने वाले हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो उनकी बात को एज इट इज़ मान लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते, और काफ़ी ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये बात सही है। क्योंकि जैसे ही वो इस विचारधारा को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो अपनी लाइफ में इसकी उल्टे एक्सपीरियंस को देखते हैं। जिससे होता क्या है कि उनकी लाइफ में कंफ्यूजन, उनके दिमाग में क्लैरिटी बचती नहीं है। वो इनर कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। और ये जो विचारधारा है, काफ़ी ज़्यादा जो है पुरानी है। बुद्ध धर्म में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो है इस बात का प्रचार करा है। तो हम उसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बुद्ध की विचारधारा थी, वो क्या सही थी। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी बुद्ध धर्म को जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट करते हैं, प्रचार करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि उनकी बातें बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल हैं, रैशनल हैं, हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है हम उसके ऊपर भी जो है बात करें। तो इस वीडियो में हम बुद्ध के ऊपर भी, उनकी विचारधारा के ऊपर भी, और ये सोच कहाँ से आ रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और कैसे, और ये भी जानेंगे कैसे ये विचारधारा बिल्कुल ही जो है हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके खिलाफ जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये विचारधारा जो है बुद्ध के मन में भी कैसे आई होगी। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं, जो हमने कहानियाँ सुन रखी हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखिए, जो हमें बुद्ध की कहानी जानने को मिलती है, वो यही मिलती है कि वो एक राजा के घर में पैदा हुए, हमेशा अच्छे माहौल में रहे, खुशियाँ, उनके पास जो संसाधन थे वो हमेशा रहे। वो जैसे ही पर अपने महल से बाहर निकलते हैं और प्रॉब्लम्स को पहली बार फेस करते हैं, बुढ़ापे को देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, गरीबी को देखते हैं, तो उनके भीतर डर पैदा हो जाता है। या फिर हो सकता है कि वो बहुत सेंसिटिव रहे होंगे कि उनके बीच करुणा पैदा हो गई लोगों को देखकर। तो उन्होंने इस समस्या का हल निकालना चाहा होगा। हम भी आज के टाइम पे भी देखते हैं कि अगर हम किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो हमें डर भी लगता है कि हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। और दूसरा, हमारे भीतर करुणा भी पैदा होती है दूसरे को लेकर। तो हो सकता है कि शायद उनके भीतर भी पैदा हुई होगी। बाकी ये कहानी है, स्टोरी है, रियलिटी में क्या हुआ होगा हमें नहीं पता। बट हम एक बार के लिए इस बात को, इस कहानी को सच मान के चल रहे हैं। तो कहानी में आता है कि बाद में उन्होंने बहुत तरह की साधनाएं करी, ध्यान विधि लगाई, मेडिटेशन करी, और वहाँ से जो है ज्ञान को अर्जित करा, ज्ञान प्राप्त करा। और वो उनका जो ज्ञान था, उससे उन्होंने एक जो है बात निकाली कि जो हमारी जो लाइफ है, जो जीवन है, वही जो है सफरिंग है। उन्होंने जीवन को ही जो है दुखमयी जो है मान लिया। देखिए, हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है दुखमयी होते हैं, हमें बहुत बुरा जो है अनुभव महसूस करवाते हैं। ये हम सब की लाइफ में आता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ ही जो है वो सफरिंग है? देखिए, मोबाइल फ़ोन का ख़राब होना और मोबाइल फ़ोन ही ख़राब होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है, ये एक बात है। और आपका मोबाइल फ़ोन ही एक ख़राब चीज़ है, वो दूसरी बात है। जब हम जीवन को ही उसी तरह दुख मानते हैं, तो वो एक अलग बात हो जाती है।
जीवन में दुख आते हैं, वो एक अलग बात है। पर बुद्ध ने क्या माना कि हमारी लाइफ खुद में ही एक दुख है, जिससे होता क्या है कि हम जीवन के प्रति एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक दृष्टिकोण, एक पर्सपेक्टिव रख लेते हैं, जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं है। हमारी लाइफ में अगर दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं। इसका मतलब ये मान लें कि हमारी लाइफ सुख में ही है, जबकि ऐसा तो नहीं है। हमारी लाइफ में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। पर बुद्ध ने क्या माना कि दुख ही जो है हमारी लाइफ में जो है रहता है, दुख ही आधार है हमारे जीवन का, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स भी आते हैं, बहुत ज़्यादा खुशनुमा पल भी आते हैं। अगर हम हिस्ट्री को उठाएं और आज की लाइफ से उसको कंपेयर करें, जो हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो जिंदगी जीने का जो ठर्रा है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है और उसमें बहुत सारे जो है पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। हमने इतिहास से लेकर अभी तक ग्रो करा है। और जंगलों में जो हम रहते थे और आज हम शहरों में, गांव में रहते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे पास आज बहुत तरह की फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, जो पहले के टाइम पे नहीं थी। और हमारी लाइफ में खुशियाँ बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं, अगर पहले की लाइफ से उसको कंपेयर करें। तो उसी तरह पर जो जब हम बुद्ध की बात को मानते हैं, तो हमें ऐसा जानने को आता है कि हमारी लाइफ में कभी दुख जाएगा ही नहीं। और लाइफ, वो खुद ही बताते हैं कि लाइफ ही दुख है, और उसके पीछे का वो कारण भी बताते हैं। उनका मानना है कि जो इच्छाएं होती हैं वो हमारे दुख का कारण बनती हैं, जबकि ये भी सच नहीं है। हम देखते हैं कि जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। अगर इच्छाएं ही दुख का कारण होती, तो जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमें दुख महसूस होता, जबकि ऐसा तो नहीं है। अभी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे वीडियो बनाने में खुशी महसूस होती है, तो मुझे खुशी मिल रही है। अगर आपको कुछ जानने में खुशी मिलती है, अगर आपको नॉलेज को इंक्रीज करने में खुशी मिलती है, तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे आपको तब भी खुशी महसूस होगी। जब आपको कुछ अच्छा खाने की इच्छा महसूस होती है, अच्छे घर में रहने की इच्छा महसूस होती है, अच्छे समाज में रहने की इच्छा महसूस होती है, अच्छा काम करने की इच्छा महसूस होती है, तो आपको खुशी मिलती है जब आपकी वो इच्छाएं, वो डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं। हमको दुख महसूस नहीं होता। तो बुद्ध की ये बात कि हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है, यहाँ पे बिल्कुल गलत साबित होती हैं। पर सोचने वाली बात फिर ये है कि बुद्ध ने ऐसा दृष्टिकोण क्यों अपनाया। बुद्ध कैसे इस फैसले पर पहुंचे कि जो क्रेविंग है, जो अटैचमेंट है, जो डिज़ायर है, जो कि ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। अटैचमेंट होना बहुत अच्छी बात है, डिज़ायर होना बहुत अच्छी बात है, पर वो इन सब चीज़ों को गलत क्यों बताते हैं, हम इसके पीछे का भी कारण जानेंगे। सबसे पहली बात समझिए कि जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमें अच्छा लगता है, पर इसके उल्टा जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास जो है इनकम ना हो, आपके पास संसाधन ना हो सकता है कि आपके पास दोनों हैं, पर ऐसी परिस्थितियां नहीं बन रही हैं जिससे आपकी वो इच्छा पूरी हो पाए, समाज में उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली है अभी तक। तो ऐसी हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण तो हमारी इकोनॉमिक्स में छुपा हुआ है, अर्थशास्त्र में छुपा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पाती। पर क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि हमारी इच्छाएं ही हमारे ये दुख का कारण है, जबकि ऐसा तो नहीं है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तब हमको बुरा लगता है। तो इसका मतलब है अधूरी इच्छाएं
जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, वो हमारे भीतर जो है दुख को पैदा करती हैं। पर बुद्ध ने पूरी बात नहीं बताई। बुद्ध ने इसको ही बुरा मान लिया कि इच्छाएं खुद में ही एक जो है दुख का कारण बनती हैं। ये ठीक ऐसा ही है, मान लो कि आपका जो है लीवर है और वो लीवर खराब हो जाता है, और आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर से पूछते हो कि इसका परमानेंट इलाज बताइए कि कभी लीवर खराब ही ना हो। और डॉक्टर आपको बोले आपका लीवर ही अगर निकाल दें, अगर आपके शरीर में आपका लीवर ही नहीं बचे, तो आपको कभी लीवर खराब होने की परेशानी ही नहीं फेस करनी पड़ेगी। ये ठीक ऐसी बात है बुद्ध की भी। इच्छाएं को ही अगर ख़त्म कर दें ध्यान से, मेडिटेशन से, उनके अष्टिंग जो है, जो अष्टांगिक मार्ग होता है उससे, तो उनका मानना था कि लाइफ में सफरिंग ख़त्म हो जाएंगी। जबकि देखा जाए तो ये उनकी बात, जो विचारधारा थी मूल, उसके बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि जो लाइफ है वो खुद में सफरिंग है, और फिर वो बताते हैं कि मेडिटेशन करिए, अष्टांगिक मार्ग अपनाइए, इच्छाओं को मारिए, फिर आप खुश रहेंगे। जबकि अगर ज़िंदगी खुद में ही दुख है तो वो कैसे खुश खुश रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। खैर, बट मेन बात ये है कि जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जब वो पूरी नहीं हो पाती, तब जाके हमें बुरा महसूस होता है। तो बुद्ध को इसकी बजाय कि वो कैसे ध्यान दें इस बात पे कि कैसे हमारी इच्छाएं पूरी हों, कैसे हम ऐसा समाज बनाएं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो पाएं, कि कोई इंसान गरीबी में ना रहे, कोई इंसान लैक ऑफ रिसोर्सेज का उसको सामना ना करना पड़े। इसकी बजाय वो ऐसी बातें करते हैं कि मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, अष्टांगिक मार्ग अपनाइए, अपनी इच्छाओं को मारिए, जिससे हमारी लाइफ में सफरिंग ख़त्म तो नहीं होती है और बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि ऐसे करके जो बुद्ध की बातों से ये जो निष्कर्ष निकल कर आया था कि लाइफ खुद में सफरिंग है, वो बिल्कुल ही एक जो है विरोधाभासी बात लगती है। क्योंकि लाइफ में खुशियाँ भी आती हैं और दुख भी आते हैं, और हम जो ह्यूमन बीइंग है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, इंटेलिजेंट है, और जिसमें भी जो जीवन का स्तर है, जीवन है, वो हमेशा खुशियों के पीछे भागता है। वो अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है। हम इंसान भी इसी तरह से कोई भी डिसीजन लेते हैं। हम अपनी लाइफ में खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं और सफरिंग को कम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने पूरा समाज बनाया है, व्यवस्था बनाई है, सिस्टम बनाया है, जिसकी वजह से ही हमें बोला जाता है कि हम एक सामाजिक जो है प्राणी हैं, सोशल एनिमल्स हैं। इसका मतलब ही यही होता है कि हम इतने समझदार हैं कि हम समझते हैं कि हमारी ज़रूरतें दूसरों के साथ रहने में ही पूरी होंगी। जब हम एक व्यवस्था बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एक समाज बनाते हैं, उसका मतलब ही यही होता है कि हम सब एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इसीलिए हमने जो है व्यवस्था बनाई है ताकि हमारा जीवन जो है आसान बने। इसीलिए सब प्रोग्रेस होती हैं। इसीलिए आज तक जितनी भी प्रोग्रेस हुई हैं, वो इसीलिए हुई हैं कि हमारी लाइफ में खुशियाँ बढ़ें, समृद्धि आए, हमें सुविधाएँ मिलें। तो तो जब हम ऐसी आइडियोलॉजी को अपनाते हैं कि जो सिर्फ़ हमें ऐसा बताती है कि जीवन दुःख है, तो हम निराशावादी हो जाते हैं। हम जीवन के विपरीत सोचने लगते हैं। हम अपनी लाइफ के विपरीत होने लगते हैं। इसलिए आप देखोगे कि फिर वो लोग जो है एंटी नेटलिस्ट नाम की जो फ़िलॉसफ़ी आजकल चलती है, उसमें भी जो है गहराई में जाने लगते हैं। थोड़ा-सा चलिए इस पे भी बात करते हैं, जो एंटी नेटलिज़्म की फ़िलॉसफ़ी है। वो क्या बोलती है कि हमें जो है अगली पीढ़ी को पैदा नहीं करना चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि लाइफ़ सफ़रिंग है। कि हम जो है अगली पीढ़ी को पैदा करके, उन्हें जन्म देके, उनकी लाइफ़ में जो है प्रॉब्लम्स को जो है बढ़ावा देते हैं। उनको जो पैदा करके उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स जो है पैदा करते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बताते हैं कि वो बूढ़े हो जाएँगे, उनको दुःख महसूस होगा। देखिए, जब आपकी
जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको फिर सोचना चाहिए कि क्या आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाएंगे, क्या हम उन्हें अच्छा माहौल दे पाएंगे, क्या उनकी ज़रूरतों का आप ख्याल रख पाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसी के हिसाब से फैसला लेना चाहिए। पर जिनके पास ये सब सुविधाएं हैं, जो एक अच्छी लाइफ अपने बच्चों को दे सकते हैं, तो उन्हें भी ऐसा बोलना कि उन्होंने कोई पाप कर दिया है नई लाइफ को पैदा करके, नए बच्चे को जन्म देके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही एक इंडिविजुअल बात होती है, एक पर्सनल बात होती है, एक पर्सनल डिसीजन होता है। अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपके पास इतनी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आपको फिर उस हिसाब से सोचना चाहिए कि क्या आप उसको एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी सिचुएशन, एक अच्छी परिस्थितियाँ, रिसोर्सेज दे पाएंगे या नहीं। पर जो एंटी नेटलिज्म की जो फिलॉसफी चलती है वो इसी पे बेस होती है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए दुख रहेगा ही, तो ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आपकी सिचुएशन अच्छी है, अब अगर आपके अंदर इच्छा है, डिज़ायर है, अगर आपको खुशी मिलती है बच्चों के साथ, तो ज़रूर ये एक अच्छा फैसला हो सकता है। और ये भी एक बहुत ज़्यादा जो है बात चलती है कि रिश्ते बनाने का कोई मतलब नहीं है, अटैचमेंट होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार क्या होगा कि जब आप रिश्ता बनाएंगे तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तो उसको बनाने का कोई मतलब नहीं बचता। तो ऐसी बातें भी बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। देखिए ये कैसी बातें एक से एक जो है कड़ी बनाती हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन ही दुख है, तो उनके भीतर ऐसी बातें उठना बहुत स्वाभाविक सी बात है। जैसे मान लो कोई बच्चा है और वो खिलौने से खेलता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, और उसका फिर खिलौना टूट जाता है या फिर उसका खिलौना खराब हो जाता है, तो उसको रोना आता है, उसको बुरा लगता है। तो ऐसे जो लोग होंगे जो ऐसी विचारधारा को मानते होंगे, मानने लगे हैं कि लाइफ में दुख है, तो ऐसा बोल देंगे उनको कि देखिए खिलौने से मत खेलो, खिलौने की जो है नेचर है टूट जाना। जैसे कि आचार्य प्रशांत भी बोलते हैं कि रिश्ते मत बनाओ, रिश्तों की जो है नेचर है टूट जाना, अकेले रहो, किसी से लगाव मत रखो, क्योंकि एक बार एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपका रिश्ता टूट जाएगा, आप अकेले हो जाओगे। तो ऐसी बातें करना उसी तरह है जैसे बच्चे का खिलौना टूट गया, तो उसको बताना कि खिलौने के साथ मत खेलो, जबकि वो इस बात को नहीं समझते हैं कि फिर तो आप लाइफ का मतलब क्या बचेगा। जैसे वो ये भी बोलते हैं कि बच्चे को पैदा मत करो, क्योंकि फिर बच्चा पैदा होगा तो एक बार के लिए जो है मरेगा भी, उसने मर भी जाना है, तो उसको पैदा करने का मतलब क्या है। ऐसी बातें, वो ये बात को नहीं समझते हैं कि अगर बच्चे का एक खिलौना टूट जाता है तो दूसरा खिलौना भी तो है। ऐसा थोड़ी कि बच्चे को सिर्फ एक ही खिलौने के साथ लगाव होगा, उसको और भी खिलौने पसंद आएंगे। बच्चा अगर 2-3 साल एक खिलौने के साथ खेलता है, उसको अच्छा लगता है, और फिर उसका खिलौना टूट जाता है, तो उसको बाद उसको दूसरा खिलौना मिलता है, उसको फिर से खुश होना जो है महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को फिर कभी खुशी महसूस नहीं होती है, खिलौना टूटने के बाद उसको दूसरा खिलौना मिलता है। उसी तरह से जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, किसी भी तरह के रिश्ते में जाते हो, तो आप ये नहीं सोचते हो कि मेरा एक बार आएगा कि रिश्ता टूट जाएगा, तो इससे अच्छा रिश्ता ही मत बनाओ। अगर आपका एक रिश्ता टूट जाता है तो आप दूसरा रिश्ता भी बनाते हो, वो टूटता है तो आप तीसरा रिश्ता भी बनाते हो, चौथा भी बनाते हो। और यही लाइफ को जीने का एक ढंग है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि एक बार के लिए की चीज़ तो ख़त्म होनी है इसलिए शुरू ही मत करो। शुरू की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी चलती है। तो इस तरह से जो ये बातें हैं कि लाइफ दुख है और लाइफ सफरिंग है और लाइफ को हमेशा नेगेटिव वे में देखना, इस बात में कोई सेंस नहीं बचती है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे हमारी लाइफ में और ज़्यादा हम हैप्पीनेस को, खुशियों को कैसे बढ़ाएं और दुखों को कैसे कम करें। एक सोसाइटल रूप में, एक सामाजिक तौर पे हमें ऐसा व्यवस्था को बनाने पे ज़रूर ज़ोर देना चाहिए जिससे हमारी लाइफ और आसान हो। और एक इंडिविजुअल के रूप में हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे हमारी लाइफ में और ज़्यादा
हम हैप्पीनेस को बढ़ा पाएँ, जितना हम एक इंडिविजुअल के तौर पर कर सकते हैं। हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए, ना कि इस बात पे कि कैसे हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा जो है नेगेटिव हो जाएँ। तो हमें हमेशा इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। ख़ैर, अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो में कुछ ऐसा आपको लगता है कि इलॉजिकल आर्गुमेंट है मेरा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये कोशिश करिए कि हमेशा जो है ऐसी जो आइडियोलॉजी बनती हैं, उसको आप रियल लाइफ़ के एक्सपीरियंस के साथ मैच करिए। आप खुद पाएँगे कि वो खरी नहीं उठती हैं। और जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा आपकी निजी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके ऊपर सवाल उठाना आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है। किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए हमें। इसका हमारी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ख़ैर, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगी होगी। थैंक यू।